हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हम शाम को 5 बजे क्लास लेकर आते हैं, ये एसएससी जीडी वालों के लिए है। बेहतरीन 25 प्रश्न लेकर आते हैं। आपके एग्ज़ाम में 20 प्रश्न आएंगे हिंदी के। मैं 25 प्रश्नों का विश्लेषण करवाता हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए 25 प्रश्न हिंदी के लेकर आया हूँ। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ 25 प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज का मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। निर्देश पढ़िए। 76 77 नीचे दिए गए शब्दों में पर्यायवाची शब्द बताने हैं भैया। क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। शिव का पर्यायवाची क्या है? बताओ। वैसे तो सबको पता है, शिव का चंद्रशेखर, और भी भगवान शंकर के पता होंगे। इसमें से बताइए, जल्दी से जवाब दे दीजिए। शिव का पर्यायवाची शब्द है सर, शिव का पर्यायवाची शब्द है पिनाकी। कौन सा है? पिनाकी शब्द जो है ये शिव का पर्यायवाची है। अच्छा, लंबोदर किसका है? सर, ये गणेश जी का पर्यायवाची है लंबोदर। चलिए आगे चलिए और बताइए, शेर का पर्यायवाची कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। शेर का पर्यायवाची कौन है? सर, शेर का पर्यायवाची केसरी है, जो ऑप्शन बी में लिखा है, ये शेर का पर्यायवाची है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निर्देश पढ़िए। 78 से 79 नीचे दिए गए शब्दों का उक्त विलोम शब्द बताना है। 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। विलोम बता दीजिए। बताइए विलोम। देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब है। कुटिल का विलोम क्या होगा? सर, कुटिल का विलोम शब्द बताइए। क्या कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? बता दीजिए, जल्दी से बताइए। कुटिल का विलोम, सर, इसके विकल्प में ही नहीं है। कुटिल का विलोम सरल होता है। देखो, अगर पूछा जाए कुटिल का पर्यायवाची, तो कुटिल और जटिल एक ही बात है। कुटिल मीन्स कठिन होता है और जटिल मीन्स भी कठिन होता है। तो कुटिल या जटिल का विलोम पूछा जाए तो कौन सा होगा? सरल होगा। अच्छा, वक्र का विलोम क्या है? ऋजु। और ऋजु का विलोम क्या है? वक्र है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह जवाब देते रहिए। उपजाऊ का विलोम क्या है? बताओ, मैं थोड़ा छोटा कर दूं। उपजाऊ का विलोम क्या है? सर, उपजाऊ का विलोम, उपजाऊ का विलोम होता है बंजर। अच्छा, तो उपजाऊ होता क्या है? उपजाऊ किसे कहते हैं? सर, ऐसी मिट्टी, उपजाऊ उसे कहते हैं ऐसी मिट्टी जिसमें फसल उत्पादन हो सके, वो उपजाऊ मिट्टी उपजाऊ। और जिसमें फसल ना हो, बिल्कुल बंजर हो। ठीक है, बंजर या इसी को ऊसर कहते हैं। बंजर कहें या ऊसर, जिसमें कोई उत्पादन क्षमता ना हो, जो बिल्कुल जिसमें कोई भी फसल का उत्पादन ना किया जा सके, वो बंजर है, वो ऊसर है। चलिए, बहुत बढ़िया। निर्देश पढ़ लीजिए। मैं निर्देश पढ़ता हूँ, फिर प्रश्न पर चलता हूँ। बताइए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। 80 से 81 जो प्रश्न हैं, उनमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ठीक है सर, बता देंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्रश्न तो आने दो। ये आ गया भाई। हमारा प्रश्न है, जो स्त्री जिसकी कोई, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह है।
जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं सर? बहुत शानदार जवाब है, उसे बाँझ कहते हैं, बाँझ। अच्छा, अगर अगर मैं ये पूछूं जिसके माता पिता ना हो उसे क्या कहते हैं? सर, जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ कहते हैं, जिसके माता पिता हों उसे सनाथ कहते हैं। वह स्त्री जिसकी जिसके पति का निधन हो गया हो उसे विधवा कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो उसे सधवा कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, प्रश्न गलत ना हो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। बता दीजिए, बताइए, जो गणना के योग्य ना हो, जो गणना के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? सर, जल्दी से आंसर बताइए। तो जो गणना के योग्य ना हो वो क्या कहलाता है? सर, वो तो अगणनीय कहलाता है। जो गणना के योग्य नहीं है वो अगणनीय कहलाता है। अच्छा, तो अच्छा बताओ फिर, तो जो गणना के योग्य हो वो क्या कहलाएगा? सर, जो गणना के योग्य हो वो गणनीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गणनीय कहलाएगा। अच्छा, न- नगण्ड किसे कहते हैं? नगण्ड, जो ना के बराबर हो, जो जीरो के बराबर हो, जो बिल्कुल भी ना हो, तो ना के बराबर को नगण्ड कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 82 और 83 नीचे दिए गए वाक्यों की रिक्त स्थानों की पूर्ति भरनी है। भैया भरिए रिक्त स्थान, भर दीजिए। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी नहीं होता है। जो धैर्यवान होते हैं वो विपत्ति में भी नहीं होते हैं। तो क्या नहीं होते? सर, अधीर नहीं होते, दुखी नहीं होते, चलायमान नहीं होते, या विचलित नहीं होते। तो जो धैर्यवान हैं वो विचलित नहीं होते। क्या नहीं होते? विचलित। चलिए आगे बताइए। अतिथि ने भोजन करने की व्यक्त की। तो अतिथि ने भोजन करने की क्या व्यक्त की? सर, अतिथि ने भोजन करने की आकांक्षा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की, उत्कंठा व्यक्त की, कामना व्यक्त की। तो अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। क्या की? इच्छा व्यक्त। बहुत बढ़िया। आगे जवाब दीजिए। बताइए, 84 से 85 नीचे दिए गए एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य ढूंढना है। 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। शुद्ध को चुनना है। चुनिए भैया, शुद्ध को चुनना है। मैं चुनवाता हूँ शुद्ध को। बहुत शानदार। बताइए, शुद्ध चुनिए। दही खट्टी है, क्या ये शुद्ध है? दही खटास है, क्या ये शुद्ध है? दही खट्टा है, क्या ये शुद्ध है? दही खटाई है, क्या ये शुद्ध है? तो सर, ना तो ऑप्शन ए सही है, दही खट्टी नहीं है, खट्टी है नहीं, दही खट्टा है। दही खटास, ये सी भी गलत है। दही खटाई है, ये डी भी गलत है। ऑप्शन सही होगा बी, दही खट्टा है। बहुत शानदार। चलिए जवाब दीजिए। बताइए, यह आँखों से कौन सा शुद्ध है? पहचानिए। मैं 10 सेकंड आपको देता हूँ। ये 10 सेकंड आपके नाम हैं। बताइए कौन सा शुद्ध है? बताओ। यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। कौन सा सही है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए, यह आँखों से देखी घटना, ये गलत है भैया। आँखों से देखते हैं तो आँखों से नहीं, क्या होना चाहिए? यह आँखों देखी घटना है। क्या है? यह तो सर
आंखों देखी घटना है। क्या है? आंखों देखी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सही होगा बी, यह आंखों देखी घटना है। चलिए बताइए, मैं जूम कर दूं, फिर आप बताना। निर्देश को बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ा करो। जब भी वाक्य में निर्देश दिया हो उसे सावधानी पूर्वक पढ़ना है। 86 से 87 क्या है? 86 से 87 नीचे दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उनके अनुसार अक्षर वाला विकल्प चुनिए। अच्छा बताओ, एक सेंटेंस दिया गया है, क्या यहाँ कहीं त्रुटि है? बताइए, यहाँ कहीं त्रुटि है? समय का सदुपयोग मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग मनुष्य देवता बन जाता है। फिर से पढ़िए, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो कहाँ गलती है सर? यहाँ गलती है। समय का सदुपयोग नहीं, समय के सदुपयोग, का की जगह के आना चाहिए, अर्थात विकल्प ए वाले भाग में गलती है। बहुत अच्छे, एक और बेहतरीन जवाब, एक और बेहतरीन सवाल फिर से दीजिए, आपको समय देता हूं मैं। बताइए, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। बताइए, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। कहाँ गलती है इस वाक्य में? कहाँ गलती है? सर मिल गई गलती। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त नहीं, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अर्थात गलती कहाँ है? गलती विकल्प वी में है। गलती पक्के ईश्वर के नहीं, ईश्वर के पक्के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ईश्वर के पक्के भक्त थे। चलिए निर्देश पढ़िए। 89 से 91 नीचे दिए गए मुहावरा और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत बढ़िया, बताइए। मुहावरे और लोकोक्ति के अर्थ बताने हैं। बताइए, बहुत सोच समझ के जवाब देने हैं। बताइए, पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ है। बता दीजिए, पानी ना मांगना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत शानदार। मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना, इज्जत ना खोना। तो पानी ना मांगना का अर्थ है तत्काल मर जाना। उसने वह मर गया लेकिन उसने पानी नहीं मांगा। तत्काल मर जाना, पानी ना मांगना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए, बताइए, जवाब गलत ना हो। कलेजा होना का अर्थ क्या है? कहते हैं ना, उसमें बड़ा कलेजा है। तुम में कलेजा है तो आओ सामने। कलेजा होने का अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब है। बहुत बढ़िया। कलेजा होने का अर्थ क्या है? कलेजा होने का अर्थ है सर हिम्मत होना। क्या है? हिम्मत होना। उसमें बड़ा कलेजा है, उसमें तो बड़ी हिम्मत है। एक और शानदार लोकोक्ति है, जवाब दे दीजिए। बहुत बढ़िया, बताइए, बताइए। हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। सरसों के लिए जमीन चाहिए, हथेली नहीं। क्या इसका मतलब ये है? बिल्कुल नहीं है। हर काम में मनमानी नहीं चलती, क्या इसका मतलब ये है? बिल्कुल नहीं है। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। सर ये बिल्कुल सही है, आंसर सी होगा।
काम के लिए समय चाहिए। जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। हथेली पर सरसों नहीं जमती। और विफलता सफलता समय पर आती है। ये सच है, सफलता समय पर आती है, लेकिन इस लोकोक्ति का अर्थ ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, डी नहीं है, सी है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे नाथ ना पीछे पघा। बताइए, आगे नाथ ना पीछे पघा कौन सा सही है? ना उसके आगे नाथ है, ना उसके पीछे पघा है। जल्दी से जवाब दीजिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है आपका जवाब। सर, इसका जवाब होगा बंधन रहित। भैया, जो बंधन रहित है, जो किसी में बंधा नहीं है, जो मजबूर नहीं है, न आगे नाथ न पीछे पघा, बंधन रहित होना, बिल्कुल फ्री है जो। चलिए, 92 से 94 नीचे दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी बताओ। बताओ, क्या ताम्र शुद्ध वर्तनी है? क्या उच्चारण शुद्ध वर्तनी है? क्या इत्यादि? क्या मुंह? तो सर देखो, उच्चारण ऐसा नहीं, एक और चा बना होता तब उच्चारण शुद्ध था, तो उच्चारण तो गलत है। मुंह नहीं, मुख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुख होना चाहिए। और इत्यादि ऐसे नहीं लिखा जाता, आपको भी पता है। इत्यादि आधा ता बनता है। तो सर, ये ताम्र जो विकल्प ए में लिखा है ये शुद्ध है। ताम्र का होता है तांबा। क्या होता है तत्सम? तांबा। तो ताम्र शुद्ध है। बहुत शानदार, ऐसे ही जवाब देते रहिए। बहुत बढ़िया, आप इसी तरह जवाब दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, और फिर से एक और बहुत बेहतरीन। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? पहचानिए, पहचानिए कौन सी वर्तनी शुद्ध है। क्या सर्वोत्तम ठीक लिखा है? क्या संसारिक ठीक लिखा है? क्या कीर्ति ठीक लिखी है? या स्रोत ठीक लिखा है? देखिए, सर्वोत्तम में एक और ता होना चाहिए था। सर्वोत्तम लिखा है, सर्वोत्तम एक और ता होना चाहिए था। ऑप्शन ए गलत है। संसारिक नहीं होता, सांसारिक। सापे आका डंडा होना चाहिए, सांसारिक। ठीक है। और ये जो कीर्ति लिखा है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये कीर्ति छोटी की मात्रा होती है, कीर्ति ऐसे लिखा जाता है, यश कीर्ति। तो बी भी गलत, डी भी गलत। सर, स्रोत सही लिखा है। इस प्रश्न का जवाब होगा सी, स्रोत सही लिखा है। बहुत बढ़िया। चलिए फिर से बता दीजिए, प्रश्न का जवाब गलत ना हो। बहुत बढ़िया आपके जवाब हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। ऐसे ही पढ़िए, ऐसे मन लगा के पढ़िए, हमारा भी मन लगता है आपको पढ़ाने में। चलिए, कौन सा शुद्ध है? अंतर्गन शुद्ध है, अति आवश्यक शुद्ध है, क्रियान्वयन शुद्ध है, अतिरंजित शुद्ध है। जवाब दीजिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। जवाब दीजिए, कौन सा शुद्ध है? बड़े अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। सर, अंतर्गन नहीं, अंतर्गत होता है। अंतर्गन अगर ऐसा लिखा है तो भी गलत। गा पे रा होना चाहिए, ता पे नहीं, अंतर्गन। तो ए भी गलत। अच्छा, अब आप कहोगे सर अति आवश्यक ठीक है, बहुत लोगों ने किया होगा अति आवश्यक, गलत है ये। अति आवश्यक लिखा तो ठीक है, पर ऐसे लिखा जाता है अति। अति और आवश्यक अलग अलग लिखे जाते हैं, ये शुद्ध है। ये एक साथ लिखा है ना, ये अशुद्ध है। अति आवश्यक ऐसा शुद्ध है। क्रियान्वयन नहीं होता, क्रियान्वयन होता है। ये आका डंडा वा पे नहीं होना चाहिए। तो सी भी गलत है, बी भी गलत है, और ए भी गलत है। ए भी। तो सर, अतिरंजित सही लिखा है, जो ऑप्शन डी में लिखा है ये बहुत सही है, ये शुद्ध वर्तनी है। बताइए,
क्या कह रहा है? संधि बतानी है। पढ़ लो, निर्देश में कुछ नहीं, देखते ही पता। 95 से 97 संधि विच्छेद बताइए। बताइए संधि, निरर्थक की संधि कौन सी है? निरर्थक की संधि बताइए, कौन सी संधि निरर्थक की है? सर, निरर्थक में व्यंजन संधि है, और व्यंजन संधि तो ये बनेगी निधन अर्थक। ये कौन सी संधि है? जो ऑप्शन सी में लिखा है वही है निधन अर्थक। क्या लिखा है? निधन अर्थक। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और संधि से प्रश्न है, एक और संधि से प्रश्न है। बताइए, बताइए, हमारे 3-4 प्रश्न और बचे हैं। बताइए, धरेश में कौन सी संधि है? जवाब दीजिए। और धरेश का संधि विच्छेद। तो पहले धरेश में संधि कौन सी है सर? गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है धरेश में? सर, गुण स्वर संधि है। और धरेश का संधि विच्छेद क्या है? धरा धन ईस। धरा धन ईस धरेश गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि, धरा धन ईस। चलिए, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार। आगे चलते हैं। एक और संधि का प्रश्न है। एक और बार फिर से आप जवाब दो। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ सन्मति का। सोच समझ के जवाब देना। आप गलत करोगे, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा आपको पहले से वार्निंग कर दिया है। सन्मति का सही विच्छेद बिल्कुल सही बताना। बताइए सन्मति का। सर जल्दी बताइए, क्या होगा? सोच समझ के जवाब दो, हमने कहा था। देखिए, सन्मति का आंसर होगा डी, सतधनमति। सन्मति का विच्छेद होता है सतधनमति। सर, इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। अच्छा, हमने कहीं व्यंजन बता दिया। 1 मिनट, हमने किसी में व्यंजन तो नहीं। अच्छा, यहाँ, सॉरी 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 सॉरी, जो 95 है ना, विसर्ग। सॉरी, हमने यहाँ गलत लिख दिया। निरर्थक में विसर्ग संधि है। चल दिमाग में विसर्ग रहा था, व्यंजन हो गया। है ना, हो जाती है कभी कभी गलती। ऐसा नहीं है कि पता ना हो, है ना, ऐसा होता है कि लिख जाता है गलत, दिमाग में चल रहा होता है, बुल भी कुछ और रहा होता है ना। तो निरर्थक में विसर्ग है। क्योंकि जब मैं यहाँ आया तब पता चला कि ये व्यंजन है, और एक विसर्ग संधि का उदाहरण था, वो कहाँ गया? तो इसमें व्यंजन संधि है। सत धन मति में व्यंजन संधि है। ठीक है, माइंड मत किया करो कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, क्लास के बाद कमेंट में डाल दिया करो। मैं कमेंट आपके जरूर पढ़ता हूँ, मैं आंसर दे दूंगा। है ना, हो जाती है, ह्यूमन नेचर है। गलती आदमी से ही होती है, इंसान से ही होती है। तो व्यंजन संधि है। अब आप कहोगे सर समधनमति होगा? नहीं, समधनमति नहीं। अगर होता सम्मति, सम्मति का संधि विच्छेद बताओ, तो होता समधनमति। ये सन्मति का संधि विच्छेद है, इसलिए सतमति होगा, सतधनमति। व्यंजन संधि है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। 3 प्रश्न और हैं हमारे। निर्देश क्या है? नीचे दिए गए रचनाओं और उनके रचनाकार के चयन कीजिए। रचना और उनके रचनाकार बताइए। चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि किसने लिखी है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार जवाब हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। सर, चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने काल विभाजन किया था, ये वही रामचंद्र शुक्ल हैं। बताइए, कामायनी किसकी है? कामायनी किसकी है? जल्दी से, जवाब गलत ना हो। ये रचना लगभग प्रैक्टिस सेट में आती है। कामायनी किसकी है? बहुत बढ़िया, जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। एक और प्रश्न, प्रसिद्ध प्रश्न जो पूछा जाता है, तो आज का अंतिम प्रश्न, बीजक किसकी है? बीजक के रचनाकार कौन है? बीजक किसकी है? सर, बीजक कबीर दास जी की है। हमने कल भी बताया था, आज भी सुनो। बीजक एक संग्रह है। कबीर दास जी ने 3 लिखी हैं, एक सबद, एक साखी, एक रमैनी।
क्या सिर्फ 3 लिखी? नहीं, और भी लिखी हैं, लेकिन यहाँ 3 की पर चर्चा क्यों है? शबद साखी रमैनी को इकट्ठा करके बीजक कहा जाता है। इनको इकट्ठा कर दिया तो बीजक कहलाई। सर इकट्ठा किया किसने? तो ये किया था इनके शिष्य थे, क्या नाम था? धर्मदास। धर्मदास ने कबीरदास जी के शबद साखी रमैनी को इकट्ठा कर दिया, जिसका नाम बीजक हो गया। आंसर सही होगा ए। तो आज का मॉडल पेपर हमारा समाप्त हुआ। हम लोगों ने बड़े अच्छे से लगाया आज का मॉडल पेपर। बताइए कैसा लगा? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, और ये भी बताइए, सब लोग बताया करिए, 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है। और रात्रि 8 बजे हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी चल रही है, वहाँ भी आप आया करिए। रात्रि 8 बजे यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम 37 प्रश्न हिंदी के लेकर आते हैं। तो आज का मॉडल पेपर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।